तुम्हें डीएनएफ जो है ना वो नोट कर, डीएनएफ जो है इसके नोट्स हमारे पास पड़े हुए सारे। फिर भी नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना, खुद हाथ से लिख के बनाना, तो जाके चैप्टर याद होगा, नहीं तो दिक्कत आएगी इसमें। और इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। सही ना। डीएनएफ में मैंने इलेक्ट्रॉनिक दृश्य तुम्हें पूरी करा दी है। सही ना, इलेक्ट्रॉनिक दृश्य पूरी हो चुकी है इसके अंदर, डीएनएफ ब्लॉक की। और इसके अलावा मैंने तुम्हें एक पेज, स्टार्टिंग का एक पेज नोट्स का पढ़ा दिया था। नोट्स हमारे पास है इस समय, नोट से जरूर देख करके पढ़ना। उसमें बोर्ड लेवल तक का सारा दे रखा है, बोर्ड लेवल मेंस लेवल तक सब कंप्लीट दे रखा है। तो उसको जरूर करना, उसको मिस नहीं करना। सही ना। अब इसके अंदर मैंने जैसे तुम्हें एटॉमिक रेडियस भी पढ़ा दिया। एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है। एटॉम नोट्स का पहला पेज हो चुका है। एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे था, याद है किसी को नहीं? सुन लेंगे एक बार। तो पहले डिक्रीज होता है, एटॉमिक, फिर बराबर, फिर इंक्रीज। ये बता दिया ना अगर, हाँ सर, बता रखा है। ये बता रखा है मैंने इसमें। ये तुम्हें बताया मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी और डीएनएफ ब्लॉक में भी बता दिया है। पहले डिक्रीज है, पहले डिक्रीज है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा स्कैंडियम से लेकर के, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। पहले डिक्रीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल तक मान लो, आयरन, कोबाल्ट, निकल तक। इन तीनों का साइज लगभग सेम, इन तीनों का साइज लगभग सेम। और इसका इन तीनों का साइज कितना होता है? 117 पिकोमीटर के आसपास, 117 पिकोमीटर के आसपास। स्कैंडियम अगर लोगे तो 144 पिकोमीटर साइज है इसका स्कैंडियम का। क्लियर। स्कैंडियम का साइज कितना है? 144 पिकोमीटर। फिर 132 डिक्रीज करेगा, वेनेडियम का भी डिक्रीज कर जाएगा, क्रोमियम को भी डिक्रीज करेगा। सही ना। और यहाँ पे आता है इन तीनों का साइज लगभग 117 116 ऐसे, इतना पिकोमीटर। अब निकल से कॉपर में इंक्रीज है, निकल से, निकल का साइज भी मतलब 115 है, तो इसका जो कॉपर है इसका भी ऑलमोस्ट 118 के आसपास आता है, 118। फिर 100 यहाँ से एक्चुअल इंक्रीज जो आएगा ना, अगर ये 118 पिकोमीटर है, तो कॉपर से जिंक में जो है एक्चुअल इंक्रीज देखने को मिलता है, ये हो जाता है 125, 125 पिकोमीटर। सही ना, 125 पिकोमीटर। तो तुम इसमें ये मान सकते हो कि क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों का साइज लगभग सेम के आसपास आता है। क्रोमियम और कॉपर का साइज लगभग सेम के आसपास, मतलब क्रोमियम भी 118 है, तो ये भी 118। क्रोम कॉपर का साइज लगभग सेम देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर का ये कहता हूँ। ऐसे ही वेनेडियम और जिंक का साइज, वेनेडियम और जिंक, ये 144, तो ये 100, टाइटेनियम 132, तो ये भी 125, ये 125 जो जिंक का है, जो जिंक का साइज है। तो क्या वेरिएशन, ये रीजन तुम्हें पता होगा। पहले साइज क्या कर रहा है, पहले साइज क्या कर रहा है इसके अंदर? डिक्रीज। पहले डिक्रीज है। पहले डिक्रीज क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज। उसके बाद साइज कांस्टेंट लगभग आयरन कोबाल्ट निकल के अंदर किसके बराबर? 117 पिकोमीटर के बराबर। साइज कांस्टेंट क्यों? क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग से रिपल्शन होंगी, रिपल्शन जो है वो ओवर पावर कर जाएंगी इसको, वो काउंटर बैलेंस करेंगी इन तीनों के लिए, इन तीनों के लिए काउंटर बैलेंस कर जाएंगी। तो साइज लगभग बराबर रहेगा और उसके बाद साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसका कर्व कर चेक करें, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस वर्सेस जेड, अगर इसका कर्व चेक करें तो कर्व ऐसे आएगा। पहले डिक्रीज, पहले डिक्रीज आएगा, सही ना, पहले डिक्रीज, स्कैंडियम, वेनेडियम 144 132 125 ये डिक्रीज करेगा। उसके बाद यहां से नीचे के बाद लगभग थोड़ी देर की कांस्टेंट, कांस्टेंट और उसके बाद इंक्रीज। अगर ये क्रोमियम है तो कॉपर यहाँ पे साइज बराबर। अगर ये वेनेडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम अगर ये है, तो जिंक यहाँ पे इसके बराबर, तो जिंक इसके बराबर। क्लियर है कि नहीं? ये साइज का वेरिएशन क्लियर है। पहले डिक्रीज, न्यूक्लियर साइज इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद लगभग सेम क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट होगी, रिपल्शन होगी, उससे साइज बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद डिक्रीज, उसके बाद इंक्रीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लग जाएंगी जब डी, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, तो वो ओवर पावर कर जाएंगे किसको? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को। इससे साइज का वेरिएशन ऐसे ऐसे होगा।
फिर मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर 3D से 4D की तरफ गए, 4D से 5D की तरफ गए, तो साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D का साइज लगभग सेम रहता है। रीजन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4F की एंट्री हो जाती है 5D के अंदर, और 4F का स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ तो साइज लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। क्या ये याद है? यस सर। ये तुम्हें ये पूरा 2 या 3 बार हो चुका है, पीरियोडिक में भी हो चुका है, वैसे भी करवा करवा दिया है, तो इसे तुम्हें जरूर याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये टिपिकल मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, सही ना, ये टिपिकल मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। पता कहाँ से लगा? पता कहाँ से लगा? इनका पता लगता है एटॉमिक रेडियस, मैंने तुम्हें बता दिया है। 4D और 5D का साइज सेम जो है वो किससे पता लगेगा? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 5D के अंदर 4F की एंट्री, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, ये टिपिकल मेटल्स है, सही है ना, टिपिकल मेटल्स है। एक बार बस ये सुन लेंगे जरूर। टिपिकल मेटल्स मतलब स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम, इसकी पैकिंग है HCP के अंदर। टाइटेनियम, HCP। अगले चार, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, इन चारों की पैकिंग BCC में ज्यादा कॉमन है। टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, BCC में ज्यादा, इन चारों की BCC के अंदर। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये CCP। जिनको भी CCP में मानते हैं, CCP यानी FCC के अंदर। ये भी पता होना चाहिए, NCERT में दे रखा, तो ये भी पता होना चाहिए। इन सबकी पैकिंग है, इसलिए क्योंकि इनकी पैकिंग HCP, BCC, CCP में हो रही है। इसका मतलब ये टिपिकल मेटल्स, इसका मतलब क्या है, ये टिपिकल मेटल्स हैं। प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर अगला टॉपिक जो है आयनेशन एनर्जी है, आयनेशन एनर्जी। और ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, 12 बोर्ड बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, गर्भ सिंगल आंसर दियो, जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, वाई? क्या आंसर बोलेगा? एक वर्ड सर में। लेंथेनॉइड, सर वो 4F की एंट्री हो जाती है और हाँ, एक वर्ड में क्या बोलेगा? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? यस सर। नायोबियम एंड टंटलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, वाई? सेम आंसर, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, वाई? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रहेगा ना क्वेश्चन ये? सिमिलर प्रॉपर्टीज यस आता है सर। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे। आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी भी मैंने तुम्हें बता दिया। 3D की आयनेशन एनर्जी क्या होती है? इरेगुलर। अगर तुम्हें वेरिएशन याद हो, इंटरवल जो थे, कौन से इंटरवल में चेंज आया था आयनेशन एनर्जी? क्या मानेंगे? रेगुलर क्या करेगी? इंक्रीज, रेगुलर इंक्रीज करेगी, लेकिन टाइटेनियम वेनेडियम सेकंड इंटरवल, याद आ गया कि नहीं? एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है वेनेडियम के अंदर, जो कंपनसेट कर देती है इसकी आयनेशन एनर्जी को, इस वजह से टाइटेनियम की ज्यादा हो जाती है देन वेनेडियम। अदरवाइज तो इंक्रीज ही करती है, इंक्रीज ही करती है। एक तो सेकंड में, और दूसरा दूसरा कहाँ पे आता है? आयरन से कोबाल्ट में, आयरन से कोबाल्ट में आयरन की एनर्जी ज्यादा, कोबाल्ट से निकल में कोबाल्ट की एनर्जी ज्यादा। फिर है कि नहीं ये? क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी जो रिलीज होगी निकल के केस में वो ज्यादा होगी, और कंपनसेट कर देगी किसको? आयरन एनर्जी को। ऐसे ही आयरन कोबाल्ट में भी होनी चाहिए कोबाल्ट की ज्यादा, लेकिन हेक्स की आयरन की ज्यादा। ये याद है रीजन कि नहीं? सर एक बार फिर से बता दो रीजन। अगर मैं तो कह रहा हूँ, तो तू भूलता कैसे? 3 या 4 बार डिस्कस हो चुका है ये। देख, वेनेडियम के अंदर वेनेडियम क्या था? आर्गन 4s2 3d3, यही है ना, आर्गन 4s2 3d3, ये वेनेडियम है। जैसे ही तू एक इलेक्ट्रॉन निकालता है इस वेनेडियम में से, ये बनेगा आर्गन 4s1 3d3 बन जाएगा। और इमीडिएटली साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया, वेनेडियम प्लस का साइज छोटा है ना, तो 4s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? 3d4 बन जाता है। और 3d4 बनते ही एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि नहीं? 6 एक्सचेंजेस होंगे इसमें, यस सर। यार आ गया कि नहीं? 6 एक्सचेंजेस होंगे, तो एक्सचेंज एक, दो, तीन इसके, दो इसके, और लास्ट वाले का एक, यार आ गया कि नहीं? तो 6 एक्सचेंजेस हुए, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, जो कंपनसेट कर देगी किसको? इसकी एनर्जी की वैल्यू को, इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाएगी टाइटेनियम से। सेम केस आता है सिक्स वाले पे, ये है इंटरवल 1, ये इंटरवल 2, इंटरवल 2 में एक्सेप्शन, ये इंटरवल 3, ये इंटरवल 4, ये इंटरवल आयरन का कोबाल्ट, ये इंटरवल 5, इंटरवल 6, इस तरीके से। कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आता है? आयरन कोबाल्ट में आता है एक्सेप्शन,
कोबाल्ट और निकल में एक्सेप्शन आता है और टाइटेनियम वेनेडियम पे, बिकॉज एक्सचेंज एनर्जी रिलीज इन दीज केसेस फॉर कोबाल्ट इज ग्रेटर, अगेन इन बिटवीन कोबाल्ट एंड निकल, और निकल एक्सचेंज एनर्जी इज ग्रेटर, तो कंपनसेट कर देते हैं एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं अभी? यस सर। पेपर में आएगा, मैंने तुम समझा दिया पूरा। वाई 3D एलिमेंट्स हैव इरेगुलर एनर्जी, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं लिख पाओगे वहां पे आंसर ध्यान रखना चीज का, कुछ भी नहीं है समझ आता तो ये लिखाना, क्योंकि इनके एटॉमिक रेडिया इरेगुलर, क्योंकि इनके एटॉमिक रेडिया, नोट्स लेके बैठो सामने तुम, एक एक वर्ड में नोट से पढ़ा रहा हूँ सारा, नोट्स लेके बैठो तुम। नोट्स किस कोई लेके बैठा है कि नहीं अभी इस समय? यस सर। लेकिन याद जरूर कर लेना ढंग से, नोट्स लेके बैठे हो कि नहीं? यस सर। और लिख सकते हो तो लिख लो, लिख लोगे तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। Why 3D elements have irregular nature? क्या बोलेंगे? Because removal of an electron, removal of an electron, ये इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने वेनेडियम में, removal of an electron alter the relative energies of 4s and 3d subshells, alters the relative energies of 3d 4s and 3d subshells. So there is reorganization of energy. So there is reorganization of energy, and this energy also changes or increases when this 4s electron is transferred from 4s to 3d subshell. Exchange energy is released which can compensate the value of financial. So ये कुछ केसेस में ही होता है। therefore 3D elements have irregular emission। क्या क्लियर हो गया? ये मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें एनर्जी के अंदर, पीरियोडिक के अंदर 3D की एनर्जी इसलिए इरेगुलर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। दूसरा क्वेश्चन है, थ्री डी, 4D और 5D, इसमें एनर्जी का क्या वेरिएशन है? तो बोलेंगे 5D की इन दोनों से ज्यादा, 5D की इन दोनों से ज्यादा, क्योंकि 5D के अंदर किसकी एंट्री? 4F, 4F की एंट्री, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर, तो साइज चाहे 5D का बड़ा है लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो यस गया? सर। ये सब पढ़ा दिया मैंने। इसमें एक्सेप्शन बताए थे मैंने, कि मैंने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसमें ऑर्डर क्या था? 5D की एनर्जी ज्यादा, फिर 3D की ज्यादा, फिर 4D। फिर मैंने इसमें एक्सेप्शन बताए थे, स्कैंडियम, स्कैंडियम है, टीरियम है, और क्या कहते हैं, लेंथरम है। इसमें क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा इनका? सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी? इसमें स्कैंडियम की ज्यादा है, फिर टीरियम की, फिर लेंथरम की, क्योंकि इसमें थोड़ी 4F की एंट्री हुई है, 4F की एंट्री तो लेंथरम के बाद स्टार्ट होती है, याद आ गया कि नहीं? HF से स्टार्ट होती है ना, इसमें 4F की एंट्री होती है। HF ये 57 था, तो ये डायरेक्ट 72 आता है, इसमें 4F की एंट्री हुई है ना। और ऐसे ही एक केस और इंपॉर्टेंट वाला, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसमें ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या था? प्लेटिनम की सबसे ज्यादा, क्योंकि 5D का है। उसके बाद होना चाहिए निकल, लेकिन है क्या? पैलेडियम। क्यों? ये स्पेशल केस था, 5s0 4D10, याद आ गया कि नहीं? याद आ यस गया सर। कि नहीं? 5s0 4D10, ये दो इंपॉर्टेंट वाले केसेस थे, मैंने तुम्हें तुम्हें कहा था ये जरूर कर लेना। और भी मैंने एक्सेप्शन बताए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे। मैं नहीं बता रहा तुम्हें, पीरियोडिक में बता चुका हूँ मैं, ये पीरियोडिक में बता चुका हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे ही दे दिया, पी ब्लॉक दे दें और डी ब्लॉक दे दें, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट दे दिया और डी ब्लॉक का, ध्यान रखना, पी ब्लॉक के एलिमेंट की एनर्जी क्या होगी? थोड़ी कम होगी, क्योंकि डी का स्क्रीन इफेक्ट पूरा होता है। जैसे ये एग्जांपल दे दिया, कॉपर, जिंक, गैलियम, ये दे दिया, और बोला एनर्जी मैनेज करो, बोला एनर्जी में अरेंज करो, तो पहले तो जिंक क्योंकि फुली फिल्ड है, इसकी एनर्जी ज्यादा। उसके बाद कॉपर क्योंकि डी ब्लॉक का है, और है डी भी फुली फिल्ड है, हालांकि 4s का इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा इसमें। फिर आएगा गैलियम, फिर गैलियम आएगा, याद रहेगा कि नहीं है? पी ब्लॉक वाले की एनर्जी, पी ब्लॉक वाले की एनर्जी जनरली क्या होगी? कम होगी देन डी ब्लॉक वाला। क्या क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया यहाँ तक कि नहीं? यस सर। और इसमें इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके सबसे ज्यादा, बाई 3D एलिमेंट्स हैव इरेगुलर एनर्जी, इसका आंसर मैं पहले तुम्हें दे चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन, 5D की एनर्जी, 5D की एनर्जी 3D और 4D से ज्यादा क्यों होती है? 5D की एनर्जी 3D और 4D से ज्यादा क्यों होती है? तो ये क्वेश्चन जरूर करना तुम इसके अंदर, इनको मिस नहीं कर सकते, सही ना? तो अब इसके अंदर नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट आएगा इसमें मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ये मैंने प्रूफ कर ही दिया। मेटेलिक कैरेक्टर को कैसे प्रूफ किया? मेटेलिक कैरेक्टर
दे आर टिपिकल मेटल्स एज दे आर पैक्ड इन डिफरेंट क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम कहाँ पे थे, एचसीपी में। अगले चार वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कहाँ पे थे, डीसीसी में। उससे अगले तीन कहाँ पे थे, एफसीसी या सीसीपी पे। सो दे आर टिपिकल मेटल्स। सो दे आर टिपिकल मेटल्स। सो दे आर टिपिकल मेटल्स, ये याद रखना है तुम्हें इसके अंदर। ये टिपिकल मेटल्स हैं, इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ये पीरियोडिक में हो चुका सारा। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस वाला। और वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम से अट्रैक्टेड होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट एटम्स में क्या बन जाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड। ये बता रखा ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन क्या आना है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन। ये तो बहुत हार्ड है, देखो सब नोट्स में लिखा होगा। क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन ये तो बहुत हार्ड है। लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी बहुत सॉफ्ट है, क्या रीजन आएगा। सर क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन तो हार्ड है, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी बहुत सॉफ्ट है। क्या आंसर दोगे इसमें। सर मेटलिक बॉन्ड। हाँ, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ध्यान सुनना। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इनके अंदर। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे। इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बहुत वीक मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट होंगे, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन हार्ड होंगे। क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन हार्ड होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्रोमियम क्या होगा, 4s1 3d5। इसमें भी 5s2 4d4। ये 5s1 4d5 है, और इसमें 6s2 4f14 5d4। तो इनमें एनपी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए ये बहुत हार्ड है। और टंगस्टन तो इनफैक्ट कहाँ यूज होता है, फिलामेंट ऑफ बल्ब में। 3700 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिलामेंट ऑफ बल्ब में टंगस्टन को हम यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है इसका। तो जिंक कैडमियम मरकरी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए सॉफ्ट है ये। फिर अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी। इसी से रिलेटेड, व्हाई ट्रांजिशन दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डेल्टा एच एटमाइजेशन जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, वो बहुत हाई होता है। क्या रीजन आएगा। तो पहले तो डेल्टा एच एटमाइजेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक लैटिस टू गेट फ्री एटम्स। एक मेटेलिक लैटिस को कंप्लीटली ब्रेक करना, या एक मॉलिक्यूल को, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल को या नॉर्मल मॉलिक्यूल को ब्रेक करना टू गेट फ्री एटम्स, इसे बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो ट्रांजिशन मेटल्स का हीट ऑफ एटमाइजेशन क्यों हाई है, बाय ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या आंसर बोलेंगे, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, because they have large number of unpaired electrons. So strength of metallic bonds is very high. Strength of metallic bonds is very high. So they have high enthalpy of adhesion, and that's why they have higher melting point, higher boiling point. ये सब लिखना था उसके अंदर। Why transition metals have a higher enthalpy of atomization, higher melting point, higher boiling point। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो मैं सिंपल आंसर, हीट ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग मैंने बता दिया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक लैटिस टू गेट फ्री एटम्स। ये सब इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एडमिशन हाई क्यों है, बिकॉज ट्रांसमिटर्स के अंदर जनरली क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे। इसीलिए इनका हीट ऑफ एडमिशन या एंथैल्पी ऑफ एडमिशन क्या होता है, बहुत ज्यादा। हीट ऑफ एडमिशन या एंथैल्पी ऑफ एडमिशन क्या होगा, बहुत ज्यादा। क्या क्लियर है ये, यस सर। क्लियर है क्या? अब इसका वेरिएशन कैसे होगा 3D सीरीज में। क्वेश्चन नोट करते रहना, एक एक क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैंने पहले क्या बताया, हीट ऑफ एडमिशन का मीनिंग बताया तुम्हें। दूसरा कहता है हीट ऑटोमेशन ट्रांसमिटर से ज्यादा क्यों है। अब तीसरा बता रहा हूँ, 3D सीरीज में डेल्टा एच एटमाइजेशन का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन कैसे हुआ। तो जैसे स्कैंडियम से ले लो, स्कैंडियम से हम गए क्रोमियम तक, क्या होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज। हम यहाँ पे स्कैंडियम से क्रोमियम तक गए, क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कि नहीं, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट और ऑटोमेशन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा चाहे मेल्टिंग पॉइंट है या डेल्टा एच एटमाइजेशन है। ऑल विल इंक्रीज, ऑल विल इंक्रीज टिल क्रोमियम। क्रोमियम तक ये सब बढ़ेगा इस तरह से। ये क्रोमियम तक बढ़ रहा है, बढ़ गया। उसके बाद मैंगनीज में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
लेकिन मैंगनीज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। ये 4:3d5 होता है ना, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है वो अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को भी आसानी से लूज नहीं करेगा। मैंगनीज इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड हैज एक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैंगनीज जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इसके अंदर डिप आ जाता है इस तरीके से, इसके अंदर ही डिप आ जाता है। और उसके बाद फिर दोबारा बढ़ेगा, दोबारा बढ़ेगा, दोबारा हल्का सा बढ़ेगा, उसके बाद फिर डिप चलेगा ही, फिर डिप चलेगा, फिर डिप चलेगा, और ये आएगा क्रोमियम, कॉपर। ये कुछ इस तरह से चलेगा। अगर इसका यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ क्रोमियम, यहाँ मैंगनीज में डिप, और उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर नीचे आ जाता है इस तरह से। कॉपर तो देख लेंगे एक बार। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक गए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये बढ़ गया, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्रोमियम में उसके क्रोम तक आ गए, क्रोमियम में डिप आया, क्रोमियम में डिप आया, डिप के बाद दोबारा बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट, दोबारा बढ़ा आयरन के लिए, और उसके बाद फिर डिक्रीज करता जाएगा क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग स्टार्ट होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म होते होते जाएंगे, तो इसलिए डिप आएगा, और कॉपर में इस तरह से होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन। क्या समझ आ गए? सर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ये नहीं है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट और एटमाइजेशन लगभग यही ट्रेंड चलता है। एक्सेप्शन होगा तो तुम एक बार एनसीईआरटी की बुक में टेबल जरूर देखना। मैंगनीज में इसमें क्वेश्चन क्या आना है, क्वेश्चन ये आएगा 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का या हीट ऑटोमेशन का क्या वेरिएशन है। तो तुम बोलोगे टिल क्रोमियम मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑटोमेशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑल इंक्रीज as number of electrons as number of unpaired electrons go on increasing, as number of electrons go on increasing till middle half of the series. So melting point, boiling point and data atomization increase till middle half of the series. नंबर वन पर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो हीट ऑफ एटॉमिशन भी ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट। मैंगनीज से क्या हो जाएगा, मैंगनीज के बाद से क्या हो जाएगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पेयरिंग स्टार्ट होगी, जैसे आयरन में 4:3d6 आ गया, आयरन ये हो गया ना, ये मैंगनीज था, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। फिर जब आयरन आया तो पेयरिंग स्टार्ट, पेयरिंग से क्या होगा, नंबर वन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और पेयरिंग स्टार्ट होगी और कम हो गए, और पेयरिंग स्टार्ट होगी और कम हो गए, तो नंबर वन इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट और एटॉमिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। तो जिंक पे तो कोई अनपेड है ही नहीं, बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये वेरिएशन है। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें अभी? किसी को पूछना है कुछ? घर समझ आ गया कि नहीं? यस यस सर। सर। तो ये ध्यान था इसके अंदर। अब आया नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आया 4D सीरीज। अब होता है 4D और 5D सीरीज का ना मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम है। एक तो 4D और 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट तो सेम है, दूसरा 3D सीरीज से ज्यादा क्यों, दूसरा 3D सीरीज से ज्यादा क्यों है? कुछ इसी तरह चलता है इसका, कुछ ऐसे ही चलता है। कॉपर आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, एजी आ जाता है, ये एजी आ गया नीचे, ये एजी आ जाता है। और उसके बाद अगर 5D सीरीज है, अगर 5D सीरीज है तो बस ये मानना कि लगभग ओवरलैप करता है। 5D सीरीज है ही तो लगभग ओवरलैप ही करता है ये पूरा, कुछ ऐसी ओवरलैप करेगा। ये एयू नीचे आ जाएगा, नीचे एयू नीचे आ जाएगा, बस ये ध्यान। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो आना है, अगला क्वेश्चन जो आना है, ऊपर टंक्शन दिखा देना मुझे, यहाँ मॉल्यूड में आएगा। इसमें अगला क्वेश्चन जो आना है ना, कि 4D और 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। नोट्स किसी के पास होंगे तो क्लियर होंगे, हर एक चीज सेम पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल वही नोट से। 4D और 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट या हीट और ऑटोमेशन ज्यादा क्यों है 3D सीरीज से? क्या आंसर लिखेंगे? क्या आंसर आएगा इसका?
सर वेंड्रो। नहीं नहीं नहीं, 4D और 5D सीरीज जो है इनका ध्यान सुना, एक एक वर्ड ऐसे ही लिखना है पेपर में, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज। 4D और 5D सीरीज का, 4D और 5D सीरीज स्लाइटली लार्जर साइज, स्लाइटली लिखना लिखना लार्जर, स्लाइटली लार्जर साइज है। जब स्लाइटली लार्जर साइज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी लेस टाइटली हेल्ड। लूजली हेल्ड नहीं लिखना, क्या लिखोगे, दे विल बी लेस टाइटली हेल्ड, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स होने चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसके अंदर, 4D एंड 5D सीरीज हैव स्लाइटली लार्जर साइज, so valence electrons they are less tightly held, hence metal metal bonding is more frequent। metal metal bonding आसानी से होगी अब, metal metal bonding is more frequent। इसी इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 4D सीरीज 5D सीरीज का लगभग ये सेम होगा और इनका ज्यादा होगा, इसका 3D सीरीज से ज्यादा होगा, 3D सीरीज से ज्यादा होगा। क्या क्लियर हुआ कि नहीं ये, हो गया क्लियर कि नहीं। एक बार सर स्टेटमेंट रिपीट कर दो। स्टेटमेंट ये है, गर्भ नोट्स में ना सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज, जो मैं बोल रहा हूँ ना सेम लाइन से बिल्कुल, और यही लाइन लिख के आना है पेपर में भी। 4D and 5D series have slightly larger size, 4D and 5D series have slightly larger size, so valence electrons are less tightly held, so valence electrons are less tightly held, exactly same होना चाहिए, less tightly को loosely मत दिखाना। So valence electrons are less tightly held, are valence electrons are less tightly held, hence metal metal bonding is more frequent, hence metal metal bonding is more frequent, hence metal metal bonding is more frequent। तो इसलिए 4D और 5D सीरीज का साइज बड़ा होगा देन 3D साइज, सॉरी जो इसके 4D और 5D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट या हीट ऑफ एडवांस ज्यादा होगा देन 3D सीरीज। एक मैंने तुम्हें बताया 3D सीरीज में कैसे वेरिएशन होता है, दूसरा मैंने बताया 4D और 5D सीरीज का ज्यादा क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा सिंपल रास्ता है, वाई ट्रांजिशन हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो तीनों आते हैं क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, याद रखना ये। अब जैसे जिंक कैडमियम मरकरी दिया, इसमें ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैडमियम और मरकरी का बराबर फिर जिंक। हाँ सर कैडमियम और मरकरी का अप्रोक्सीमेटली सेम फिर जिंक। देखो इसमें तुम्हें इसको ऐसे याद रख लेना, लिक्विड मेटल कौन सा होता है, मरकरी होता है कि नहीं, जिंक और कैडमियम तो फिर भी सॉलिड है ना, इसलिए ऑर्डर यही है, यस सर। इसलिए ऑर्डर ये है, समझे कि नहीं है, सर ये किस चीज का ऑर्डर है? मेल्टिंग पॉइंट का। ओके सर। ये याद रख लेना इसमें। देखो मरकरी तो सबको पता है ना, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका तो सबसे कम ही होगा, जिंक कैडमियम तो सॉलिड है, टिपिकल मेटल्स हैं ये, समझे कि नहीं है। तो ये याद रखना, और एक ग्रुप 11 का कॉपर AuAg, उसमें भी जेड इफेक्टिव की वजह से ही, उसमें भी जेड इफेक्टिव की वजह से ही सबसे ज्यादा कॉपर का है, और उसके बाद Ag का नहीं है, फिर Au का है, फिर Ag का है। ये दूसरा ऑर्डर, याद रखते याद कर लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चन ना आ रहे हैं ऐसे, जैसे अभी पेपर में आया क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लिया, किसका, नॉर्मल गैसेस का। मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, हीलियम की, क्योंकि उसमें +48 एनर्जी देनी पड़ रही है। उसके बाद नियॉन 110 के आसपास एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। फिर मैंने तो बताया था हीलियम की ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। तो गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इसकी, सबसे कम, गेन एंथैल्पी इसकी सबसे कम हो जाएगी। मैंने बताया था तुम्हें, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले अगर केस आते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 95 पर बढ़ती है। बस हीलियम सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि हीलियम में एस इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है। तो इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, उस चीज का जरूर ध्यान देना, उस चीज का जरूर ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। कोई डाउट किसी को।
सही ना। तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछ लेता है तो तुम्हें आंसर वही देना है, क्या? मरकरी। मरकरी का लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो। फिर ये सब करा रखा ना कि निकल के +2 कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं देन प्लेटिनम +2 कंपाउंड। रिवर्स इज ट्रू फॉर +4 स्टेट। ये याद है क्वेश्चन नहीं? इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था कि K2PtCl इज ए वेल नोन कंपाउंड बट कॉरस्पॉन्डिंग निकल कंपाउंड इज अननोन, क्योंकि यहाँ Pt+4 में है। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी है, यानी I1 + I2 + I3 + I4 प्लेटिनम की, वो कम होती है, इसीलिए प्लेटिनम +4 स्टेट में जल्दी जाएगा और ज्यादा स्टेबल है। लेकिन निकल के केस में उल्टा है, पहली जो दो एनर्जी है निकल की, उन दोनों का सम वो ज्यादा होता है किससे, और उन दोनों का सम क्या होता है, कम होता है किससे, प्लेटिनम के सम ऑफ टू एनर्जी से, इसलिए निकल के +2 ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए निकल जो है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं, तो इसलिए अपनी +2 स्टेट में जल्दी जाएगा ये, इसलिए निकल के +2 कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या क्लियर हो? क्वेश्चन याद आ गया कि नहीं? यस सर। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सही ना। इसको याद कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सही ना। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये है, ये स्टेट्स। बीच वाले एलिमेंट की स्टेट पहले लिख देना हमेशा। यहाँ स्टेट +2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि मैंगनीज क्या होता है, आर्गन 4s2 3d5, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 4s से, तो ये +2 स्टेबल है। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन डी के भी निकलेंगे, तो +2 +3 +4 +5 +6 +7। ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है, +2 और +7। क्या क्लियर हो गया कि नहीं? ये मैंगनीज की +2 से लेकर +7 तक स्टेट्स होंगी। क्लियर है ना ये? यस सर। ये याद रख लेना जरूर। उसके बाद अगर बात करें क्रोमियम की, तो +2 से लेके +6 तक स्टेट है, और स्टेबल स्टेट इसकी +6 और +3 है। ये दो स्टेबल है, क्रोमियम +3 स्टेबल। याद है रीजन की नहीं? यस सर। क्या रीजन था? सर T2G हाफ फेल आते हैं। बिल्कुल सही है। मैंगनीज +2 स्टेबल क्यों था? D5 कन्फिग्रेशन, आर्गन सर ये 4s2 तो 3d5 हाफ फील्ड है ना। मैंगनीज +2 क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि आर्गन 3d5 हाफ फील्ड आ गया। वेनेडियम में जाएगा +2 से लेके +5 तक, वेनेडियम की +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल। टाइटेनियम में जाएगा +2 से लेके +4 तक, +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल। स्कैंडियम +3 स्टेट ओनली, इट इज ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम की +3 स्टेट ही है, इट इज ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद आयरन सबको पता है +2 +3, और रेयर केस में हेक्सावलेंट स्टेट भी आती है, जिसको हम शो नहीं करते हैं, +2 +3 है। कोबाल्ट में +2 +3 स्टेट आती है। निकल में +2 +4 स्टेट होती है, अभी मैंने बताया भी था तुम्हें टेबल के थ्रू। कॉपर में +1 +2 स्टेट होती है, जिंक में +2 स्टेट होती है। क्या क्लियर है ये? स्टेट्स क्लियर है कि नहीं? फिर वो T2G वाला रीजन किसका था? दोबारा बोल कर। सर T2G वाला रीजन किसका था? क्रोमियम 3+, ये याद रखना, इजी के क्वेश्चन आने हैं, ये मैं करा चुका हूँ पहले तुम्हें। क्रोमियम +3 क्यों स्टेबल है? T2G हाफ फील्ड, भूलना नहीं बिल्कुल भी। और Mn2+ और आयरन 3+ क्यों स्टेबल है? Mn2+ और आयरन 3+ क्यों स्टेबल है? D5 कंफर्मेशन, हाफ फील्ड कंफर्मेशन, इसलिए D5 हाफ फील्ड कंफर्मेशन, इसलिए ये तीन केस के पेपर में जरूर आते हैं। और इन तीनों की कन्वर्जन वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। इनोड ऑफ क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+ की, इनोड ऑफ मैग्नीज 3+ से मैग्नीज 2+, और आयरन 3+ से आयरन 2+, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। फिर भी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी मोस्ट कॉमन स्टेट होती है +2। ये ना तुम स्टेट एक बार लिख लो जरूर, ये एक बार स्टेट लिख लो, क्योंकि इसका कुछ ना कहीं फायदा जरूर होगा। सर जिंक की +2 +3 बोली थी ना। जिंक की +2 है सिर्फ, जिंक की सिर्फ +2 है, कॉपर की +1 +2। सही है अगर। यस सर। अब वैल्यूज लिख लेंगे। देखो, E0 ऑफ M2+ से M की वैल्यू, इसका कहीं ना कहीं रोल जरूर आता है एंट्रेंस में, एंट्रेंस में। अब स्कैंडियम तो +2 स्टेट शो करता नहीं है, तो स्कैंडियम को नहीं लेंगे। मैं वैल्यू जो लिखूंगा, E0 ऑफ M2+ से M की, किसकी? टाइटेनियम की,
वेनेडियम की, क्रोमियम की, मैंगनीज की, आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की, कॉपर की और जिंक की, क्योंकि ये दे ऑल शो +2 स्टेट, दे ऑल शो +2 स्टेट। अब ई नॉट ऑफ टाइटेनियम 2 प्लस से टाइटेनियम, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, नोट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये सब पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी कितनी आएगी, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम की वैल्यू आती है कितनी, -1.63 वोल्ट, -1.36 वोल्ट। और वैनेडियम की वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू याद है किसी को कि नहीं, नहीं याद है, -1.18 वोल्ट, +2 से वैनेडियम, -1.18 वोल्ट। क्रोमियम की -0.9 वोल्ट। मैंगनीज की सेम वही, -1.18 वोल्ट, -1.63 से स्टार्ट किया है, और देखो इरेगुलर है, कभी इंक्रीज करेगी कभी डिक्रीज करेगी, कभी इंक्रीज करेगी कभी डिक्रीज करेगी। तो इसी का क्वेश्चन बताना है मेरे को। अब आयरन टू प्लस आयरन तो सबको रटा होगा, आयरन टू प्लस आयरन गैल्वेनाइजेशन में मैंने बताया वो तुम्हें, -0.44 या -0.45 वोल्ट, यार आया है कि नहीं। कोबाल्ट टू प्लस से कोबाल्ट की वैल्यू, कोबाल्ट टू प्लस से कोबाल्ट की वैल्यू -0.28, ये सब तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया हो, -0.28 वोल्ट। और निकल टू प्लस से निकल, -0.25 वोल्ट, -0.25 वोल्ट। और लास्ट कॉपर टू प्लस से कॉपर, स्पेशल केस, +0.34 वोल्ट, +0.34। जिंक टू प्लस से जिंक, -0.76। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि आयनेशन, ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो इरेगुलर है, दिख रहा है ना इसमें। क्या किसी को रीजन याद है इसका, नहीं, इसका रीजन पढ़ना जरूर, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वैल्यूज ये थोड़ा सा देख करके याद कर लेना आवश्यक। इसका रीजन था सब्लिमेशन एनर्जी और आयन एनर्जी, वो रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करते। आयन एनर्जी की, आयन एनर्जी तो रेगुलर थी, तुम्हें ध्यान हो गए। सब्लिमेशन एनर्जी भी रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों एनर्जीज पर डिपेंड करता है। यहाँ तो वैल्यू याद कर लेना, मैं तुम्हें बता दूं।